हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है, क्योंकि आपका जो बजट है वो पेंशन कल होगा बजट का, तो आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या की हाईलाइट्स रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के थ्रू। आई होप आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे चैनल को, नया चैनल है, सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी मुझे आपके, लेकिन आई होप यू विल डू योर बेस्ट इन ऑर्डर टू सपोर्ट अस ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं सर्वे बिना किसी डिले के। कोई भी चीज मैं मिस नहीं करूंगा, जो चीजें मैं बताऊंगा वो फुल एंड फाइनल होंगी, जैसा कि मैंने हमेशा किया है। आपको अच्छी से अच्छी चीज सर्वे से निकाल करके देने का मेरा वादा रहेगा और वही हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपको बता दूं कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, यानी कि हिंदी में उसको आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे लिखता कौन है, यानी कि उसको ऑथर कौन करता है, तो उसको ऑथर करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है ना, तो इसको ऑथर कौन करता है, ऑथर इसको करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और प्रेजेंट करने का काम ऑब्वियस सी बात है फिर आपका निर्मला सीतारमण, यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो उसको पार्लियामेंट के सामने फिर टेबल करती है। इट इज फाइनेंस मिनिस्टर उसको टेबल करता है पार्लियामेंट के सामने। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस बार कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। आपको पता होना चाहिए कि वी अनंत नागेश्वरन जो है ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एज वेल। तो ये दो बेसिक फैक्ट्स हो गए, आपको पता होना चाहिए था। जो इसके बाद मैं आपको बात कर लूं इस बार के सर्वे की, अगर मैं बात करूं तो सर्वे बेसिकली सारी चीजें बताता है कि क्या रहा पिछले साल में। क्या देखो, बजट क्या है, अगले साल की कहानी बताएगा, या हम अगले साल कहां पे खर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको पुराने साल का रिपोर्ट कार्ड भी तो देखना पड़ेगा। तो एज अ रिपोर्ट कार्ड ये जो सर्वे होता है इकोनॉमिक सर्वे, ये रिपोर्ट कार्ड के जैसे होता है कि क्या रहा, कौन से सेक्टर में क्या रहा, है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि एक यूपीएससी का भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन कैन बी कि इस बार के सर्वे की सेंट्रल थीम क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस सर्वे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस बार के सर्वे की सेंट्रल थीम क्या है, तो एक वर्ड में आंसर देना है, 2 वर्ड में देना है टू बी करेक्ट, एजाइल अप्रोच। याद रखेगा, The central theme of this year's survey is agile approach. If someone asks you कि इस बार के सर्वे की सेंट्रल थीम क्या है, तो इस बार के सर्वे की सेंट्रल थीम है क्या, agile approach। तो that is the thing which you should remember। ठीक है ना, क्या है, फिर से लिख देता हूं, देख लीजिए, agile अप्रोच, दिस इज द सेंट्रल थीम। और एक बहुत ही फेमस मेथडोलॉजी, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी भी बताई गई है इस बार के सर्वे में, द बारबेल स्ट्रैटेजी। मैं आऊंगा आगे, बारबेल स्ट्रैटेजी क्या है और क्या इसके अंतर्गत करने के लिए सर्वे में सजेस्ट किया गया है। बट ये 2 टर्म आपको इस वजह से, लास्ट ईयर का सर्वे अगर आपको याद हो तो थालीनॉमिक्स, और ये बहुत ही फेमस वर्ड के रूप में आ गया था, ये थालीनॉमिक्स बोला है सर्वे ने और ये वो। तो वैसे ही इस बार 2 चीजें हैं, एजाइल अप्रोच जो कि सेंट्रल थीम है। लास्ट ईयर के सर्वे की सेंट्रल थीम थी कोविड के जो वर्कर्स थे, और इस बार की सेंट्रल थीम है एजाइल अप्रोच। और इस बार जो मेथोडोलॉजी बताई गई है वो है बारबेल स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, तो सर्वे का जो हम समरी है वो स्टार्ट करते हैं इस बार की। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ फर्स्ट। तो ग्रोथ में जो सबसे पहले सर्वे ने एस्टिमेट दिया है वो 2021-22 का दिया है, कि मतलब क्या रहा हमारा ग्रोथ का जो था। तो इंडियन इकोनॉमी बाय एस्टिमेटेड ग्रो बाय 9.2%। तो जो ग्रोथ बताई गई है सर्वे में इन रियल टर्म्स 21-22 की, 2021 और 2022 की जो रियल टर्म्स में ग्रोथ बताई गई है वो बताई गई है 9.2% के आसपास। याद रखिएगा, 9.2% इज द ग्रोथ दैट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय योर इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है ना। अब इन्होंने कहा है कि 2022-23 में भी ग्रोथ होगी। 2022-23 में ग्रोथ होने का पहले इन्होंने रीजन दिया कि क्यों ग्रोथ होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज, क्योंकि इनका कहना है कि चूंकि वैक्सीन कवरेज ज्यादा हुआ है, एंड सप्लाई साइड में हमने कई रिफॉर्म्स किए। तो वैक्सीन एक रीजन हो गया, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स दूसरा रीजन हो गया, एंड रेगुलेशंस में जो हम ईजिंग कर रहे हैं, रेगुलेशंस ईज आउट कर रहे हैं, तो उससे भी ग्रोथ बढ़ेगी। एक्सपोर्ट में हमारे ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन के बहुत सारे प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए हैं, और जो हमारी कैपिटल स्पेंडिंग है हम उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो बिकॉज वी आर टेकिंग दीज स्टेप्स, देयरफॉर इस बार भी ग्रोथ होनी है। और ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन है, द एस्टिमेटेड प्रेडिक्शन फॉर 2022-23 जो है जीडीपी के हिसाब से, वो 8 to 8.5 रखा गया, 8 to
8.5% की ग्रोथ रखी गई है 2022-23 में, एंड दिस इज द प्रोडक्शन। एंड वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन है वो 8.7 है, और हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 8.8 to 8.5 का बोलती है। एशियन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो 7.5 है। एशियन डेवलपमेंट आपको बैंक पता होगा कि जिसमें जापान के हाईएस्ट वोटरशिप है जापान की, और उसके बाद यूएसए की, है ना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसका एस्टिमेट है कि 9% की ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 8 to 8.5%। तो दिस इज द एस्टिमेट जो कि दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है जीडीपी ग्रोथ में कांस्टेंट प्राइसेस के टर्म्स में 9.2 रहा 21-22 में, 22-23 में 8 to 8.5 का प्रोजेक्टेड है, ठीक है ना। वहीं पे कुछ और पैरामीटर्स की मैं बात कर लेता हूं। लेट मी टॉक अबाउट सम अदर पैरामीटर्स एज वेल। तो एक पैरामीटर जो और इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। लेट मी टेक दिस टू दिस पेज ऑल्सो। यस, तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट आप देख पा रहे होंगे, यू कैन सी द फिस्कल डेफिसिट हियर। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट जो रहा है वो 6.8 की बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द सर्वे सेज कि 6.8 के आसपास 21-22 में रहा है। 2021 और 22 में ये 6.8 रहा है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट वाला पार्ट, इसके पहले 20-21 में 9.2 तक पहुंच चुका था। देखो 9.2 तक पहुंच चुका था, अब वो कितना हो गया है, 6.8% की बात की गई है इन द सर्वे, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में सर्वे ये कहता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वहीं इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, तो एज यू कैन सी जो WPI इन्फ्लेशन था वो तो डबल डिजिट में निकल गया। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स पे WPI पे जो इन्फ्लेशन था वो निकल गया किसमें, डबल डिजिट में, यानी कि 12% के आसपास निकल गया। वहीं CPI जो कंबाइंड था, जो एक्चुअली में हमारा RBI देखता है वो CPI कंबाइंड देखता है, और RBI जो देखता है CPI कंबाइंड वो रहा 5.2 के आसपास। दैट वाज नियरली 5.2। तो ये 5.2 के आसपास रहा। तो ये भी एक चीज है जो कि सर्वे ने बताई है इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और साथ ही साथ आपका ये इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसके बारे में सर्वे का क्या कहना है मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या सर्वे ने कहा है। द सर्वे सेज दैट द अवर प्रोजेक्शंस इज कंपेरेबल विद द वर्ल्ड बैंक्स एंड एशियन बैंक डेटा। तो जो हमारा प्रोजेक्शन था, सर्वे का ये कहना है कि जो हमारा डेटा आया है वो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसा ही आया, कोई बहुत ज्यादा हमने खराब परफॉर्म नहीं किया है। दिस इज व्हाट द सर्वे सेज। अब आगे मूव करते हैं यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है जीडीपी ग्रोथ के बारे में कि जीडीपी ग्रोथ 8 to 8.5% की बोली है। सर्वे ने क्या बोली है, 8 to 8.5% की ग्रोथ बोली है, और 9.2% की हमारे पास ग्रोथ थी लास्ट ईयर, ठीक है। 9.2% की ग्रोथ थी, और ये 8 to 8.5% की ग्रोथ 22-23 में प्रोजेक्टेड ग्रोथ है। और इसके पहले 20-21 में -0.73% था। अब सोच लो आप लोग कि -7.3 था, -7.3% से हमने एक छलांग लगाई है एक तरीके से, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द सर्वे एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। अब सेक्टर वाइज अगर हम एक एक करके आए, सेक्टोरल अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्टोरल में सबसे पहले सर्वे बात करता है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो चाहे वो 17-18 हो, चाहे 18-19 हो, चाहे 19-20 हो, या 21-21 हो, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है मिलियन टन्स में, दैट वाज कंटिन्यूअसली राइजिंग, ठीक है ना। दैट वाज कंटिन्यूअसली राइजिंग, एंड 2017-18 में 285 था मिलियन टन्स में, 285.2 18-19 में था, 297.5 था 19-20 में, और 308.6 था ये आपके 2021 में। तो कुल मिलाकर के सर्वे का ये कहना है कि जो इम्पैक्ट रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन द एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन दैट मच, ठीक है। सर्वे का क्या कहना है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन दिस ईयर्स, मतलब एग्रीकल्चर वाज नॉट दैट मच, ठीक है ना। तो सर्वे का ये कहना है कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट रहा है दैट वाज नॉट वेरी हाई, ये बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है ना। कुछ चीजें मैं आपको और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, इसलिए मैंने अलग से फोटोज कुछ खींच के रखी हैं। आई विल टेल यू वन बाय वन, जो यहाँ पे नहीं है वो भी मेंशन करूंगा मैं, तो जस्ट वेट, बहुत अच्छे से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद पहले मैं आपको जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता है सर्वे, और ये कहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले हमको बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ था 7% का, 7% का कॉन्ट्रैक्शन था कितना, 7% का कॉन्ट्रैक्शन था 2020-2021, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन था। वहीं पे अब जो है एक्सपेंशन हुआ है इन दिस फाइनेंशियल टर्म,
इन दिस फाइनेंशियल ईयर 11.8% का हमको एक्सपेंशन देखने का मिला है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात सर्वे ने की है कि जहां पे एक समय हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था 7.7% का, वहीं पे हमको 11.8% का एक्सपेंशन देखने को, वी आर सीइंग एन एक्सपेंशन इन दैट, ठीक है ना। That is the thing which was important and I hope you got clarity regarding that as well। तो यहाँ पे और ये एक्सपेंशन हमको देखने को मिल रहा है अलग अलग एक्टिविटीज में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, माइनिंग सब सेक्टर्स हो, वहाँ पे हमको ये एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। नाउ द हार्डेस्ट हिट सेक्टर, ये सर्वे अलग से बात करता है कि जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है सेक्टर, द हार्डेस्ट हिट सेक्टर वॉज द सर्विसेज सेक्टर। याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा हिट होने वाला सेक्टर है वो कौन सा है, सर्विसेज सेक्टर। एंड बहुत ज्यादा जहां पे भी ह्यूमंस एसोसिएटेड रहे हैं, एनीवेयर वेयर ह्यूमंस आर एसोसिएटेड द सेक्टर हैज बीन बैडली हिट, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच द सर्वे सेज। एंड यहां पर बेसिकली जो लास्ट फाइनेंशियल था उसमें 8.4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था सर्विसेज में, 8.4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था सर्विसेज में लास्ट फाइनेंशियल में। इस फाइनेंशियल में वहीं पे हमको जो अगला फाइनेंशियल है, इन दिस फाइनेंशियल 8.2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी सर्विसेज में। तो दैट इज अगेन अ गुड थिंग कि जो सर्विसेज सेक्टर इतना ज्यादा हिट हो गया था, बैडली हिट था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, उसमें अब हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो दिस इज व्हाट हैज बीन इंडिकेटेड बाय द सर्वे एंड ये भी एक अच्छी चीज थी, ठीक है ना। इसके अलावा सर्वे ने कंजम्पशन के बारे में भी बोला है। द सर्वे हैज एडेड दैट द टोटल कंजम्पशन इज एस्टिमेटेड टू बी ग्रोन बाय 7%। तो सर्वे ने जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा बड़ा है, consumption has increased and it has increased by 7% in 2021-22। 2021-22 में कंजम्पशन बढ़ा है। अब कंजम्पशन बढ़ा तो है, लेकिन देखो क्या है, पब्लिक जो गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, गवर्नमेंट कंजम्पशन इज सरपासिंग द प्री पैंडेमिक लेवल, गवर्नमेंट कंजम्पशन हैज इंक्रीज द प्री पैंडेमिक लेवल। प्राइवेट कंजम्पशन इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, लेकिन अभी भी प्राइवेट कंजम्पशन को बहुत ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही बढ़ने की जरूरत है। गवर्नमेंट कंजम्पशन तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ ही जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा इनको बढ़ने की जरूरत है, प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ने की जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट में भी वही है, जो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इन्वेस्टमेंट में कई जगह होता है एक फिक्स्ड कैपिटल होती है, फिक्स्ड मतलब इतना आपको लगाना ही लगाना है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, ये भी इंक्रीज होगा। ये जब बढ़ता है ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर अच्छा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यहाँ पे रिकवरी होने के चांसेस हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में भी रिकवरी के चांसेस है और ये बढ़ने की संभावना है, ठीक है ना। एंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के लिए भी सर्वे बोलता है कि एक्सपोर्ट्स, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन एक्सेप्शनली स्ट्रांग। मतलब सर्वे का ये कहना है कि जो हमारे एक्सपोर्ट थे, एक्सपोर्ट्स हैव बीन एक्सेप्शनली स्ट्रांग इन 2021-22, 2021-22 में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छे थे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो था दैट वाज अबव 30 बिलियन फॉर 8 कंसेक्यूटिव मंथ, मतलब $30 बिलियन से ज्यादा था हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर 8 कंटिन्यूअस मंथ्स। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट गिव्स होप फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर। नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ा है हमारा, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, नेट सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो दैट इज अनदर थिंग व्हिच वाज देयर। और फॉर ये सारी चीजें, फॉरेक्स रिजर्व की मैं बात करूं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये फॉरेक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फोटोग्राफ आपको दिख रही है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो 18-19 में फॉरेक्स रिजर्व था $411.9 बिलियन का, 19-20 में था $477.8 बिलियन का, 2020-21 में था $577 बिलियन का, और 21-22 में यह है $633.6 बिलियन का। तो मतलब कि अगर आप देखें तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है दैट हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज, फॉरेक्स रिजर्व हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड। तो दैट इज व्हाट द सर्वे सेज कि ये कंटिन्यूअसली हमारा बढ़ता हुआ दिखा है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता हुआ दिखा है, ठीक है ना।
इसके अलावा सेंटर ने कहा कि बहुत ही अलग अलग तरीके से वो हेल्प भी कर रहे हैं स्टेट्स की। हेल्प कैसे कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनहैंस लिमिट ऑफ बोरोइंग, उन्होंने एक जो FRBM एक्ट था वो लिमिटेशन हटाई थी, तो जो स्टेट्स हैं वो बोरो कर रहे थे। लोन दिए गए, स्टेट्स को लोन दिए गए फॉर देयर शॉर्टफॉल, कंपनसेशन दिया गया। एंड इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट्स को हेल्प भी की गई। तो इसका मतलब है कि सेंटर ने काफी मदद की स्टेट्स की, ऐसा स्टेट्स का कहना, सेंटर का कहना है, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट वाले पार्ट पे आते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट के मामले में भी जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट ने बताया कि 2000 जो 18-19 था उस समय फिस्कल डेफिसिट था 3.4%। जो 19-20 आया उसमें फिस्कल डेफिसिट 4.6 गया। जो 20-21 वाला था फिस्कल डेफिसिट 9 ये बहुत ही ज्यादा बुरा पैंडेमिक वाला ईयर था, तो 9.2 तक पहुंचा। और इस साल 2021-22 में ये 6.8% पे आया है। अभी भी जो FRBM एक्ट का टारगेट है वो तो 3% है और प्लस माइनस 0.5% का स्केप क्लॉज है, 0.5% का स्केप क्लॉज है, लेकिन हमारा तो बिल्कुल ओवरशूट ही कर गया है ना, तो वो अभी टाइम पे आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना है, ठीक है ना। और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर रिफॉर्म्स की जो बात की है, जो रिफॉर्म्स की बात की है उसमें सप्लाई साइड स्ट्रेटजी में 2 रिफॉर्म्स की बात की गई है। देयर आर 2 रिफॉर्म्स दैट आर मेंशन्ड इन द सर्वे। और जो टर्म दिया है सर्वे ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको नोट कर लो, इसको लिख लो। मैं पेन भी चेंज कर देता हूं। चलो, जो रिफॉर्म की बात की गई ना उसको बोला गया है सर्वे द्वारा प्रोसेस रिफॉर्म, प्रोसेस रिफॉर्म। Now survey says that government is going for process reform. Process reform का मतलब क्या होता है और कैसे ये होता है, that I am explaining to you. देखो क्या होता है, कई लोग इसको डीरेगुलेशन समझते हैं कि गवर्नमेंट अपना जो रोल है वो कम कर रहा है, डीरेगुलेशन। लेकिन ये डीरेगुलेशन नहीं होता। सर्वे का ये कहना है कि प्रोसेस रिफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डीरेगुलेशन, प्रोसेस रिफॉर्म डिफरेंट फ्रॉम डीरेगुलेशन। एंड जैसे कि डीरेगुलेशन में क्या होता है, रिड्यूसिंग और रिमूविंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, reducing or removing the role of government is your deregulation. Reducing or removing the role of the government is known as your deregulation. वहीं पे जो प्रोसेस रिफॉर्म है, इट रिलेट्स टू सिंप्लीफिकेशन एंड स्मूथनिंग ऑफ द प्रोसेस। इट रिलेट्स टू सिंप्लीफिकेशन, जो आपका प्रोसेस रिफॉर्म है, इट रिलेट्स टू सिंप्लीफिकेशन एंड स्मूथनिंग, सिंप्लीफिकेशन एंड स्मूथनिंग ऑफ द process, removing simplification or smoothing of the process for activities where governments present as a facilitator or regulator is necessary। मतलब गवर्नमेंट की प्रेजेंस जहां पे एक फैसिलिटेटर की तरह, गवर्नमेंट की प्रेजेंस जहां पर एक फैसिलिटेटर या रेगुलेटर की तरह जरूरी है, वहां पे गवर्नमेंट जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई या स्मूदन करे, तो वो कहलाता है प्रोसेस रिफॉर्म। वहीं डीरेगुलेशन में गवर्नमेंट अपना रोल बिल्कुल कम कर दिया, गवर्नमेंट ने अपना रोल एकदम हटा दिया, तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा जो इस बार की अप्रोच रहेगी, है ना, मतलब उसमें एजाइल फ्रेमवर्क का यूज बोले, एजाइल फ्रेमवर्क और बारबेल स्ट्रेटजी का याद रखेगा। ये याद रखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर अ बारबेल स्ट्रेटजी दैट कंबाइन द बुके ऑफ सेफ्टी नेट्स टू कुशन द इंपैक्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। मतलब कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं उनको सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना है, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना है ताकि उनके ऊपर जो इंपैक्ट है उसको कुशन किया जा सके, उसको कम किया जा सके। इसके लिए जो स्ट्रैटेजी बताई है वो है बारबेल स्ट्रैटेजी, बारबेल स्ट्रैटेजी। सो लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ जो मैंने फर्स्ट पेज में लिखी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। As you can see, this is the barbell strategy framework for dealing with uncertain evolving situations. It combines two disparate legs in order to deal with the unpredictable feature. तो बारबेल स्ट्रेटजी में बेसिकली सप्लाई साइड के लिए 2 इन्होंने स्ट्रेटजी ली है। एक है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, दूसरा इंप्रूविंग द रेजिलियंस। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बारबेल स्ट्रेटजी में दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक तो इन्होंने किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, मतलब किस तरीके से वो होगा, डीरेगुलेशन कुछ सेक्टर्स में किया है, किस सेक्टर में प्रोसेस रिफॉर्म किया है, दोनों मैंने आपको समझा दिया है ना। डीरेगुलेशन और प्रोसेस रिफॉर्म दोनों, कहीं पे जैसे प्राइवेटाइजेशन और एसेट मोनेटाइजेशन की बात की है, वो फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन का पार्ट है।
लेबर कोड्स जैसे लाए, तो वो भी आपका रिफॉर्म, प्रोसेस रिफॉर्म की बात है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन के अंतर्गत ये चीजें हैं। कौन कौन सी, मैंने आपको बताया डीरेगुलेशन कुछ सेक्टर्स में किया है, जैसे आईटी बीपीओ है, ट्रेड फाइनेंसिंग फैक्टरिंग है। प्रोसेस रिफॉर्म किया जैसे गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हो गई, प्राइवेटाइजेशन और एसेट मोनेटाइजेशन हो गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का क्रिएट करना, ये भी एग्जांपल है, ठीक है ना। और रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को हटाना, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है। वहीं पे दूसरा इन्होंने गवर्नमेंट जो प्रोसेस किया वो किया है इंप्रूविंग द रेजिलियंस। अब रेजिलियंस कैसे बनाया है, जैसे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस दे दिया, इन्वेस्टमेंट किया रिन्यूएबल एनर्जी में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट की, सप्लाई डोमेस्टिक साइड को वो किया, सपोर्ट किया, मेक इन इंडिया, और फॉरेक्स रिजर्व को एक्यूमुलेट किया, आत्मनिर्भर भारत किया। तो ये बेसिकली सप्लाई साइड बारबेल स्ट्रेटजी है, ये दो चीजें। और इटरेटिव अप्रोच इज नोन एज द एजाइल फ्रेमवर्क। स्ट्रेटजी है क्या है, एजाइल फ्रेमवर्क, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें बेसिकली इन्होंने कहा है जो की इनेबलर होगा ऑफ दिस फ्लेक्सिबल आइटरेटिव एजाइल अप्रोच इज द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। तो इसमें उन्होंने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का यूज किया जाएगा और उसके थ्रू एजाइल अप्रोच को सक्सेसफुल बनाया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस बारबेल स्ट्रेटजी और एजाइल अप्रोच। ये दोनों जो मैंने एग्जांपल दिए याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन सर्वे में पूछा गया था कि व्हाई डू अनियंस एंड टोमेटोज गो थ्रू मैसिव प्राइस स्पाइक्स। उसका रीजन दिया है बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी in line with the harvesting cycles। याद रखिएगा, why do onions and tomatoes go through massive price spikes? Lot seasonality in line with the harvesting cycle, irregular components contributed by weather shocks। weather shocks याद रखिएगा, seasonality और weather shocks दो रीजंस दिए हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी चीजें मैं बताऊं, सोल्यूशन जो दिया है सर्वे ने वो दिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को स्मूथ करो, वहां पे मतलब प्रोसेस रिफॉर्म जो बारबेल स्ट्रेटजी है उसमें सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है वो हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स भी मेंशन किए हैं सर्वे ने। तो 4 मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स जो है वो है फिस्कल परफॉर्मेंस, जो हमने ग्रोथ और ये सब देखा, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा आपका एक्सटर्नल सेक्टर और चौथा इन्फ्लेशन। तो 4 जो इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स हैं सर्वे के अकॉर्डिंग वो है फिस्कल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर और इन्फ्लेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो बात की गई वो मैं आपको बता दूं, तो यहां पे सर्वे ने कहा है कि जॉब फॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारा फोकस रहेगा, इंक्रीज इन एलोकेशन फॉर द फंड्स टू मनरेगा, इंप्रूवमेंट इन सोशल इंडिकेटर्स सच एज टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो, ये भी हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी, थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेजिलियंस ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर। सर्वे बात करता है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर कितना रेजिलियंट रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो सरपास कर गया है प्री कोविड लेवल को। देन नेट जो सर्विसेज, नेट सर्विसेज में हमारा ग्रोथ देखने को मिला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था, याद रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था। एंड फॉरेक्स रिजर्व हमारा $633.6 बिलियन तक चला गया। इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। नवंबर 2021 में इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट forex reserve holder। So these are the things which have been mentioned by the survey in its summary। I hope you got clarity, आपको समझ में आ गया होगा। Keep liking us, keep sharing us। Thank you and have a nice day।